राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र माटी की मूर्तें संग्रह से आज हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे दूसरा रेखा चित्र जिसका शीर्षक है बलदेव सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रह का दूसरा रेखा चित्र। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय, प्रकाशपुंज, दीप्तिपूर्ण और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चकाचौंध में डालकर हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। अर्थात बलदेव सिंह का आना और बलदेव सिंह का जाना दोनों ही लोगों को क्या कर गया, आश्चर्यचकित कर गया। पूस की भोर थी। खलिहान में धान के बोझों का अंबार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में, खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धूनी को घेरे हुए थे। अलाव जिसको कहते हैं, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों-ज्यों अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती हम नज़दीक से नज़दीक होते जाते ताकि उसके आग के आंच को, उसकी गर्मी को ताप सके। मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफ़ी निस्तब्धता थी। दौनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था उसके धान के शीशों वाले झब्बेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पंछी बैठा, कभी कभी चीखकर उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पालागी मामा जी, पालागी चाचा जी। इनके मामा जी और बलदेव सिंह के वे हुए चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गबरू जवान अपनी मूछ की मसें भीग रही थी। अभी मूछ की मसें भीग रही। रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाठी, बड़ी सजीली, घने पोर वाली, गाव दुमसी उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौच आदि से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खलीता कुर्ता पहन रखा था उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूट रहा था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो। शायद 2 बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी आजीजी से उसने क्षमा मांगी। फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यहीं रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा। ननिहाल से भी जी ऊब गया। यह पुश्तैनी ज़मीन जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है। अर्थात उनका जो पुश्तैनी गांव है, पुश्तैनी घर है, अपनी जो जायदाद है, अपनी जो जन्मभूमि है, वो उन्हें खींच रहा है। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूं। नवयुवक को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। जितने भी नवयुवक लोग थे सबको ये पता चला कि बलदेव सिंह अब अपने ही गांव में रहेंगे, तो सब लोग बहुत खुश थे। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई
और तब से वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे। वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते। काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई थी। वह घर जो खंडहर बना था फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई। जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया। उसमें कुश्तियां होने लगी। भोर में कुश्तियां, शाम को पट्टेबाजी, गदका, लाठी चलाना आदि। पोठियां के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं। पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती। घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नट होती जिससे चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में जिसके एक ही घुंडी। कुर्ता काफ़ी घेरदार, बाह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटी छोटी ठोस ताबीजों की पंक्तियां जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार थीं। सिर पर कलंगीदार मुरेठा जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता था। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी वह मोटा डंडा जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गणासे की फली बात की बात में फिट करके वह साक्षात यम बन सकते थे। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए, छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे वह, पीछे पीछे इसी बन-ठन और रूप रंग में उसकी शिष्य मंडली होती। रास्ते में, पेठिया में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें न निहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरीह, निर्विकार। चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती। सबके साथ नम्रता से पेश आते, यानी सबके साथ जो है वो नम्रता से पेश आते। कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया। उनकी सेवा करने को सर्वदा, सबकी सेवा करने को वे सर्वदा प्रस्तुत रहते। उन्हें बच्चे देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती और जवानों के तो वे देवता बन चुके थे। कौन? बलदेव सिंह। अगला भाग है कहानी का। कहानी यानी रेखाचित्र। उन दिनों हिंदू मुसलमानों में तनातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती। मुसलमानों के ताजियों में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिया बना था। यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई। जल्द जल्द खा पी कर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही, गदके भांजे जा रहे, पट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मरसिया के नाम पर शोर मचा रहे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम का दिन आया। गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सस्ता। वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठा किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, तरह तरह के
मारू बाजे बज रहे, मरसिये की मीठी धुन में या आली का गगन भेदी स्वर, दिशाएं कांपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते। जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। बन ठन के आए हुए हैं, कहीं कुश्तियां हो रही हैं, कहीं मेढ़े लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी गदके और लकड़ी में हाथ की करामातें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल तो दो मतों में विभाजित हो जाता। कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारें लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़कने लगती। मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगी, किंतु प्रायः इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता, फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी छा जाती। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन पर पहुंचते थे। एक जगह मेढ़े लड़ाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। मेढ़ों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे झबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुधुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह टूट पड़ते। इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक उनमें से एक गिर न पड़े या वे अलग अलग पकड़ न लिए जाएं, यानी दोनों के अलग अलग मालिक पकड़ लेते थे, तब वो शांत हो जाते थे। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन हो यह मेढ़ा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़ा जोरों का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे हैं और वहां लाठियों की खटाखट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं, कई सिरों से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। और यह बीच में कौन है? बलदेव सिंह, पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए हैं। आंखों से अंगारे झर रहे हैं। सिर पर जो एक लाठी लगी थी, उससे खून निकलकर ललाट से होते भौं के ऊपर जमकर वह एक लोंदा सा बन गया था। दोनों हाथों में लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस ओर इस रूप में निकल जाते, हड़कंप मच जाता। देखिए यह आदमी, उनकी ओर लाठी संभाले बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए। उसकी लाठी की चोट इसी पर ठाएं सी आकर लगी, अर्थात अपनी लाठी को संभालकर सामने वाले ने जब लाठी मारी तो उसको रोक लिया। दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार जो सामने वाले का जो वार था, जो अटैक था, वो व्यर्थ जा रहा था। ये देखकर वो भागा, किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मच गया था, भगदड़ फैल गई थी। अब वहां महाभारत मचकर रहेगा। सब अनुमान कर रहे थे, कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा था। फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए क्या शांति आ सकती थी? झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव। बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बंध गई, पैर जम गए, हाथ रुक गए, किंतु संभल कर वह बोले, चाचा जी आप मत रोकिए। इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा बता देना चाहता हूं लाठी क्या चीज है। उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी, मतलब बलदेव सिंह की सांसें जोर जोर से चल रही थी। गुस्से में बातें टूट टूट कर निकल रही थी, लड़खड़ा लड़खड़ा कर बोल रहे थे। सचमुच
बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इन पर बिगड़े, गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ हैं, किंतु बलदेव सिंह धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बात करख बढ़ गई और नतीजा यह है। खैर, मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजयी थे। हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। यानी बलदेव सिंह ने सामने वाले पक्ष को हरा दिया था और इसी चलते सब लोग इस विजय का खुशी मनाते हुए गांव लौटे। अगला भाग है, अगर शेर शाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। इसमें तो कोई शक नहीं। सूरत, शकल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें थे, जो सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलंगीदार पगड़ी, कड़ी कड़ी मूछें, आगे पीछे नौकर चाकर, किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यह अजीब है हमारी बस्ती, चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठट्ठ। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला रहा हो। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चलकर रहती। दोनों कौमों दो गिरह की हैसियत से लड़ती थी। दो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बित्ता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए खून के फव्वारे छूटते। ये युद्ध प्रायः आकस्मिक होते। खेतों की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है, रास्ता चलते चलते भी लोगों में गुत्थम गुत्थम हो गई। गुत्थम गुत्थी अर्थात लड़ गए दोनों। किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती। दोनों पक्ष से लोगों का बटोरा होता, यानी लोगों को जमा किया जाता। भाई बंद जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती हो तो बलदेव सिंह एक न एक पक्ष से जरूर बुलाए जाते थे और यतो धर्मस्तो जयः की तरह ही जिस तरफ बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की जय भी निश्चित थी। अर्थात जिस तरफ धर्म होगा उस तरफ विजय होगी। उसी तरह बलदेव सिंह जिस तरफ होते जीत उसी तरफ की होती थी। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला। बिशुनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे। दोनों की दांत काटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार, खेत खलिहान सबका बांट बखरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे। एक आंगन में रहते थे लेकिन दोनों दो दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़ था। हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल डाल जैसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिप रहे थे।
काफी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था। किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले। अर्थात आम में इतने अच्छे फल लगे थे कि दोनों पक्ष उसकी ओर आकर्षित थे, ललचा रहे थे दोनों भाई। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, छोटे छोटे भाई की बांट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती, खतियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता ताकि वो पेड़ मिल जाए इसे। किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है? अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, चढ़कर आओ, फल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रख कर सो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंका बजाकर हम फल तोड़ेंगे। चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी की तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से घिटोरा होने लगा। अर्थात एक आम का फल तोड़ने के लिए एकत्रित हुए और दूसरा उसे रोकने के लिए एकत्रित हुए। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे। एक बड़ा भाई कहता मेरे तरफ से आ जाओ, छोटा भाई कहता मेरे तरफ से आ जाओ। किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में अर्जुन के तरफ से भी लोग गए थे उन्हें अपने तरफ करने के लिए, और दुर्योधन भी खुद गया था। लेकिन चूंकि पांडव पहले पहुंचे थे, इसलिए पहले जब वचन दे दिया पांडवों को उनकी तरफ से लड़ने का, तो फिर कृष्ण कौरवों की तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो पहले जो गया उसके साथ हो लिए बलदेव सिंह भी। जो खुद मेरे पास आएगा उसका साथ दूंगा। यह चिट्ठी पत्री क्या चीज है? बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो ही रही थी कि छोटे भी पहुंचे। किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे, यानी बलदेव सिंह लड़ेंगे किसके तरफ से? बड़े भाई के तरफ से। दूसरे दिन सशिष्य मंडली वह बिशुनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फंस जाते, पिट जाते। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कौतूहलवश मैं दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशुनपुर जा रहे थे। अर्थात बड़े बूढ़े मना करते हैं कि लड़ाइयाँ होती रहें तो देखने भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनको बेचैनी हो रही थी, जानने की जिज्ञासा हो रही थी, इसलिए वे बिशुनपुर गांव पहुंच गए। बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चय निर्द्वंद खड़ा है। दो ओर दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमचम कर रही है। गणासे दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही हैं धामिन सांप की तरह। हाँ, तलवार की बात ही कम थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठैतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती है वह तलवार की कहाँ। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रहकर जय ध्वनियां होती, ललकारें उठती, जब तब आल्हा के कुछ कड़खे भी सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे कि बचाने वाला जीतता है या आम तोड़ने वाला जीतता है। अरे कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई थी कि देखा
बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह है, सबसे आगे बलदेव सिंह। उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके दो प्रधान शिष्य हैं, यानी दोनों तरफ उनके दो चेले खड़े थे। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट है, वही लंबा चौड़ा कुर्ता देह में, किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कस रखा है, जिससे फुर्ती से उछलने कूदने में दिक्कत ना हो। उनकी धोती तो प्रायः ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल भभूका बन रहा है, गुस्से से लाल हो गए हैं। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट के पहुंचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल को झकझोर कर निर्दयता पूर्वक फलों को गिराने। कोई माय का लाल है तो आवे। बलदेव सिंह गरज उठे। उनकी ओर विपक्षी दल भौचक हो देख रहा था, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो। किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गड़ासे की चुभ चुभ और बरछों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किसी पर खोपड़ी फूटकर दो टूक हो गई, वह गिर पड़ा और खून की दहार बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही उसकी अंतड़ी बाहर आ गई। अंतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े वह औंधा पड़ा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था, गड़ासे के एक ही वार ने उसे सिर से अलग कर दिया, सिर कट गया। वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रहकर उछल जाता है। चारों ओर खून, चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका है, तहसीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया है। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी। अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है, बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा, और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी इनाम के तौर पर। अगला भाग कहानी का, रेखाचित्र का, लेखक बताते हैं, और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। जिस बलदेव सिंह ने कई योद्धाओं को धराशाही कर दिया था, आज उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया हो, खून और धूल से सराबोर, जिस ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्खियां भिन्ना रही। एक आंख धंस गई, दूसरी बाहर निकल आई, होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, मतलब बलदेव सिंह की ऐसी गत कोई कर सकता है, यह कल्पना भी लेखक नहीं कर सकते। एक गड़ासा गहरा कंधे पर लगा है, वह बांह लटक सी गई है। वही दूसरी बांह का पंजा पूरा गायब है। छाती वैसी ही तनी हुई है, पहले से कुछ ज्यादा फूली हुई है, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई है। आंत का यह ढेर कैसा भयानक लग रहा है, कैसा विभत्स है, घृणात्मक है। नहीं, यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है, आड़े तिरछे बन रहे, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा। बह कहाँ रहा, बहाव तो कब का बंद हो गया। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियां भिन्ना रही। नहीं, यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख देख कर आंखें नहीं अघाती थी, माएँ जिसे देख कर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे,
युवतियां मन ही मन गुनती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में हे भगवान मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। अर्थात माएँ चाहती कि बलदेव सिंह जैसा बेटा मिले, युवतियां चाहती कि बलदेव सिंह जैसा पति मिले। बूढ़े देखते ही कहते, बेटा सत जीव यानी सैकड़ों वर्ष जियो। नौजवान जिस पर पागल हो बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते, वही शरीर यहाँ आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ है, धूल से भरा है, छत विछत है, कुरूप कुडौल बना है, और ये कमबख्त मक्खियां जिन पर भिन भिन कर रही हैं। किसने गत की इस शेर मर्द की? किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया जिसने बलदेव सिंह को मारा? काश किसी शेर ने यह हालत की होती। दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की क्या बात है? बलदेव सिंह को तो ऐसी ही मृत्यु चाहिए थी, अर्थात लड़ते हुए मरना चाहते थे। उन्हें मौत की कब परवाह की? उन्होंने मौत की परवाह कभी नहीं की। मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों ने, बुजदिलों और कायरों ने छुपकर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफ रे! लेखक बताते हैं कि छिपकर उनके ऊपर वार किया गया। क्या कहानी है, देखते हैं कैसे मारे गए बलदेव सिंह। एक दिन जवार यानी एरिया, जवार के एक गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछते पूछते आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था, उसी का बच्चा था। उस विधवा के अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन का फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारे जवार के घर घर में जबान जबान पर व्याप्त थे बलदेव सिंह की कथाएं। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अरज लगाने, रिक्वेस्ट करने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा था, जा नया शौहर बुला ले। नया शौहर? छत्राणी का नया शौहर? बाबू मेरी लाज रखो। सारी कहानी कहती हुई वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बैठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा था। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूं बबुआ, 2-4 दिन में लौटता हूं। बलदेव सिंह से आखिरी मुलाकात लेखक की। बलदेव सिंह नहीं लौटे, लौटी है यह उनकी लाश। वह जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को, जहां गए वहां जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिया। कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे बलदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने धर्म का पिता पा लिया था। यानी जो लोग विधवा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बलदेव सिंह के आने पर वे लोग भी सपोर्ट करने लगे। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। तब मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफी लोग उनके पक्ष में आ गए, विधवा के पक्ष में। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज्यादा खर्च का बोझ
क्यों रहने दें। अंततः एक दिन तय किया, अब मैं भी जाऊंगा, और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुंह अंधेरे शौच को जाते, गांव से काफी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को ले लेते, हथियार तो हमेशा पास में ही रखते, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गणासे की फली, जिसे बात की बात पर लाठी में लगाकर पलयंकर बन जा सकते। किंतु उस दिन निश्चिंत हो वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंडा डाला जा चुका था। वह नीची खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए, किंतु तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन सी आवाज, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो गया। फिर क्या था, लाठी गणासे बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच में उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घिर गए, घेर लिए गए। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, आभामय, जीवनमय, यौवनमय, और आज भी एक भोर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ आह। इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी रचित दूसरा रेखा चित्र बलदेव सिंह हम लोग देख लिए। अगला जो वीडियो होगा, अगला जो हम लोग का क्लास होगा, उसमें हम लोग तीसरा रेखा चित्र देखेंगे, और इसी तरह परीक्षाओं में शामिल सभी रेखा चित्र, सभी कहानियाँ, निबंध बारी बारी से हम लोग देखते चले जाएंगे। तो बने रहे आप इस चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सहपाठियों मित्रों को शेयर ज़रूर करें।